आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टैप हिमाचल पे। आज इस वीडियो में हम लोग हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन से संबंधित कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो हर एक एस्पिरेंट को एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन से पहले पता होने चाहिए। नॉर्मली जब भी कोई सोचता है कि हम लोगों ने इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो सब लोग यही सजेस्ट करते हैं कि आप लोग एक बार सिलेबस देख लीजिए, आप लोग बुक लिस्ट फॉलो करना शुरू कर दीजिए, सिलेबस कंप्लीट करिए, असेसमेंट करिए और उसके बाद जो है वो आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले कुछ चीजों के बारे में जानना। ये एग्जाम कोई बहुत छोटी प्रोसेस नहीं है कि आप 2 महीने 4 महीने या 1 साल के अंदर जो है वो एक पॉजिटिव रिजल्ट देखो। इस एग्जाम के अंदर जो है वो आपको काफी समय लगाना पड़ता है। अभी आप लोगों ने कुछ समय पहले एचएएस एग्जामिनेशन का रिजल्ट भी देखा, वहां पे आपने देखा कि काफी लोगों के द्वारा मेजोरिटी ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका जो टाइम पीरियड है इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में वो काफी लंबा है। लेकिन जब हम लोग इस एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में सोचते हैं तो बहुत बार एक्सटर्नल फैक्टर्स हम लोगों को इतना प्रभावित कर देते हैं, इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि हम लोग जो है वो सब कुछ छोड़ छाड़ के इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं। देखिए, इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम लोग इस एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो हम लोगों को हर एक पहलू, हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए कि आने वाले समय में किन किन परिस्थितियों का सामना आप सब लोगों को करना पड़ सकता है। जैसे ही रिजल्ट रिलीज होता है तो जो टॉपर्स हैं उनसे काफी लोग इंस्पायर होते हैं, आपके पेरेंट्स इंस्पायर होते हैं और वो कहीं ना कहीं सब लोग, आपके पेरेंट्स, आप सब लोग चाहते हो कि एक ऐसी सर्विस के अंदर जाइए जो सर्विस जो है वो काफी प्रेस्टिजियस है। और सरकारी नौकरी का जो वैसे भी हिमाचल प्रदेश की अगर हम लोग बात करेंगे तो काफी लोग चाहते हैं सरकारी नौकरी की तरफ जाना। प्रेस्टीज इसके साथ रिलेटेड है, स्थिरता इसके साथ रिलेटेड है। लेकिन उसके साथ साथ आप समझिए कि अगर आप सबसे प्रेस्टिजियस जॉब की तरफ जाना चाह रहे हो, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस जॉब की तरफ जाना चाह रहे हो, तो उसकी जो जर्नी है वो उतनी ज्यादा आसान नहीं रहेगी। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग उन्हीं अलग अलग पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो नॉर्मली एस्पिरेंट्स 3-4 साल की प्रिपरेशन के बाद समझते हैं। तो मैं चाहूंगा कि पहले दिन ही आप लोग सारी चीजें जो रियलिटी है वो आप लोगों के सामने रहे और आप लोगों को पता चले कि आने वाले समय में किन किन तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्लियर? तो देखिए, जब हम लोग हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोगों ने एक स्पेसिफिक सीरीज डिजाइन की है, दैट इज बेसिकली बिगिनर्स गाइड। शुरुआती दौर में आप लोगों को किन किन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, तो उसका आज पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग उन पहलुओं के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आप लोग आने वाले समय में, यानी आपकी जो प्रिपरेशन की जर्नी है उसमें महसूस करोगे, उसमें देखोगे। और उसके साथ साथ इसी वीडियो सीरीज में आने वाले समय में हम लोग बाकी पहलुओं के, बाकी चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। एनसीईआरटीज की क्या इंपॉर्टेंस है, सिलेबस यानी कि जो प्रिपरेशन करने के लिए रिक्वायर्ड है। लेकिन ये वीडियो सबसे पहले मैंने इसलिए चूज किया है ताकि आप आगे आगे बढ़ने से पहले, अगली जर्नी तय करने से पहले आप सब लोगों को हर एक चीज क्लियर हो। तो देखिए, सबसे पहले जिस मुद्दे के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे इस एग्जाम से रिलेटेड वो यही है, व्हाई दिस एग्जाम। आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों करना चाहते हो? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत बार हम लोग एक ऐसी जर्नी के ऊपर चलना शुरू कर देते हैं जिसकी डेस्टिनेशन के बारे में हम लोगों को नहीं पता होता है। और अक्सर हम लोग जो स्पेसिफिकली जो पुराने एस्पिरेंट्स हैं जिनको काफी समय हो गया प्रिपरेशन करते करते, वो बहुत बार हमारे पास जो है वो ये सवाल लेके आते हैं कि मेरा पढ़ने का मन नहीं करता, या मेरे को नहीं पता है कि मैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों कर रहा हूं, मेरे को नहीं पता है कि इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद क्या होगा। तो ये सवाल जो आई थिंक सबसे पहले हम लोगों को अपने आप से पूछना चाहिए कि हम लोग इस एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों करना चाहते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण मैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता हूं। क्योंकि जब तक आपको गोल, आपको डेस्टिनेशन क्लियर नहीं होगी तो जर्नी तय करना जो है वो आप लोगों के लिए काफी मुश्किल होगा। अब देखिए, हर एक इंडिविजुअल के अलग अलग रीजंस होते हैं, अलग अलग कारण होते हैं, जिनमें सबसे पहला जो कारण है, सबसे पहला जो फैक्टर है, दैट इज प्रेस्टीज एंड अथॉरिटी। क्लियर? आप लोगों को पता है जो सर्विसेज इस स्पेसिफिक एग्जाम के अंदर आप लोगों को मिलती हैं, जिनमें HPAS है, स्पेसिफिकली जो SDM बाद में बनते हैं, DSP हैं, तहसीलदार हैं, तो ये सर्विसेज जो आप लोगों को दी जाती है, तो ऐतिहासिक रूप से या इतिहास में इन स्पेसिफिक सर्विसेज की बहुत ज्यादा महत्वता थी और काफी ज्यादा ताकत, काफी ज्यादा पावर जो इन सर्विसेज के पास हुआ करती थी। और वही जो हमारा इतिहास है वो प्रेजेंट के ऊपर भी उसका काफी प्रभाव हम लोगों को देखने को मिलता है। और यही कारण है कि इन सर्विसेज को लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे अथॉरिटी के लिए, पावर के लिए या प्रेस्टीज के लिए। तो दिस इज वन ऑफ द मेन फैक्टर। और कोई गलत सही नहीं है कि आप लोग किस चीज के लिए जो है इस एग्जाम को या इन सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहते हो।
दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज योर करियर स्टेबिलिटी। अब देखिए, जब जब हम लोग करियर की बात करते हैं तो है ना, मल्टीपल करियर ऑप्शन आप सब लोगों के पास रहते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो टेक्निकल डिग्रीज करके आए हैं, जो बीटेक करके आए हैं, जो एमबीबीएस करके आए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इस स्पेसिफिक एग्जाम को चूज करते हैं क्योंकि इसमें करियर स्टेबिलिटी भी है और उसके साथ साथ जो वो करियर ग्रोथ भी है। क्योंकि बहुत बार लोग जैसे फॉर एग्जांपल प्राइवेट सेक्टर में लगे हुए हैं, आईटी फील्ड के अंदर हैं, अच्छी खासी उनकी सैलरीज है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उनको करियर ग्रोथ यानी चैलेंजेस जो है वो उनको देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस स्पेसिफिक जॉब की एक और खासियत है कि स्थिरता तो आपकी है क्योंकि सरकारी जॉब है, बशर्ते आप लोगों को यहाँ पे काम करना पड़ेगा। और जिस तरह से परिस्थितियां चेंज हो रही हैं, आप एक चीज मानिए कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो अकाउंटेबिलिटी है स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, वो भी इंक्रीज हो रही है। तो स्थिरता तो है क्योंकि सरकारी नौकरी है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को एक और चीज समझनी पड़ेगी कि स्थिरता के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी भी इंक्रीज होती जा रही है। आप लोग एक ऐसी पोजीशन के ऊपर पहुंचेंगे जो प्रत्यक्ष रूप से सीधे तौर से लोगों के जो लाइफ है, जिंदगी है, उसको परिवर्तित कर सकता है, उसको खराब भी कर सकता है। तो उसी कारण जो है वो आप लोगों की जो जवाबदेही है वो इंक्रीज होगी। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, क्लियर, हर तरह से जो है वो आप लोगों को चीजें मैनेज करनी पड़ेगी। तो ये भी आप लोगों को सच्चाई पहले पता होनी चाहिए। बट अगेन दिस कुड बी वन ऑफ द मेन रीजन कि जी ठीक है, एक स्थिरता जो है वो आप लोगों को एक जॉब के अंदर मिलेगी। तीसरा फैक्टर हो सकता है जी इंस्पिरेशन फ्रॉम रोल मॉडल्स। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग बचपन में, है ना, जैसे आपके हो सकता है भाई हो, बहन हो, है ना, आपके आस पड़ोस में आपका कोई रिश्तेदार हो या आपका पड़ोसी हो, उससे बचपन से ही आप लोग काफी प्रभावित रहते हो और उसने इस स्पेसिफिक एग्जाम को जो है वो क्लियर कर लिया और उसके कारण जो है वो आप लोगों को भी एक इंस्पिरेशन मिली, आप लोगों को एक एक्सेस मिली कि आप भी इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये जो इंस्पिरेशन होती है ये आप लोगों को शॉर्ट टर्म पुश तो कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इस करियर या इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में जो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि इंस्पिरेशन आपको इस प्रोसेस में डालेगी, लेकिन उसके बाद आप लोगों को कॉन्टिन्यूसली मोटिवेशन जो है वो चाहिए होगी और वो मोटिवेशन आपको जो आपका रोल मॉडल है उससे भी मिल सकती है। और काफ़ी बार देखा जाता है कि हम लोग देखते हैं कि किसी एक जगह से किसी एक इंडिविजुअल की सिलेक्शन होगी तो उसके बाद जब उसके आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, भाई बंधु, वो भी जो है वो इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के बारे में सोचते हैं। तो काफी बार रोल मॉडल्स को फॉलो करना भी हमारी एक एस्पिरेशन होती है, तो जरा ये भी एक कारण हो सकता है। इसके साथ साथ जो है पर्पस ड्रिवन सर्विसेज, देखिए कहानी सीधी सीधी यही है कि बहुत बार जब इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, यानी जब इंटरव्यू के अंदर स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है उनका आंसर यही रहता है कि हम लोग जी पब्लिक सर्विस करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, पब्लिक सर्विस करने का, लोगों की सर्विस करने का, इसके अलावा भी और मल्टीपल तरीके होते हैं, लेकिन आप लोग जो भी इस तरीके को जो है वो चूज कर रहे हो, क्लियर। तो जब आप लोगों का ऑब्जेक्टिव ही लोगों की सर्विस करना होगा, जब आप लोग देखोगे कि आपके आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिनसे शायद आप प्रभावित होते होंगे, लेकिन आप उसमें कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे होंगे, तो इन सर्विसेज के जरिए देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप थोड़ा सा चेंज जो है वो सिस्टम में लेके आ सकते हो। हालांकि जब हम लोग इस एग्जाम की प्रिपरेशन की शुरुआत करते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि हम लोग पूरा ही सिस्टम चेंज कर देंगे, जो काफी हद तक सही नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों को रियलिस्टिक भी होना है कि जब थोड़ा 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 करके सब लोग एक पॉजिटिव एफर्ट करेंगे तो उसका ओवरऑल इंपैक्ट जो है वो हम लोगों को समाज या सोसाइटी के ऊपर देखने को मिलेगा। इस वाले पॉइंट को मैंने सबसे अंत में इसलिए रखा है क्योंकि ये पॉइंट ऐसा है जिससे बहुत कम लोग रिलेट करते हैं। मैक्सिमम लोग जो हैं वो पहले 3 पॉइंट्स के कारण ही इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की शुरुआत करते हैं। हालांकि जो 4th पॉइंट है यानी पब्लिक ड्रिवन सर्विसेज, ये वन ऑफ द मेन फैक्टर होना चाहिए, वन ऑफ द मेन पुश फैक्टर होना चाहिए। लेकिन कहानी वही है कि इतनी मैच्योरिटी आने में, इतनी अंडरस्टैंडिंग आने में थोड़ा सा समय लगता है। आप में से हो सकता है कि कोई एक इंडिविजुअल, जैसे बहुत बार हम लोग, देखिए ऐसा नहीं है कि बहुत बार ऐसे भी लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारे उनके, है ना, काफ़ी उनके पैकेजेस हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है, शायद उनको उस जॉब के अंदर जो वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, इनसिक्योरिटी है, या उनको जॉब चैलेंजिंग नहीं लग रही है, या उनको लग रहा है कि कोई वो वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे हैं समाज के अंदर। तो बहुत अलग अलग तरह के लोग जो है वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ना मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को सबसे पहले अपने आप से यही सवाल पूछना है कि आप इस एग्जाम को क्यों क्लियर करना चाहते हो, आपको क्या करना है इस स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर पहुंच के। तो अगर आपके पास ये वाला इस सवाल का जवाब होगा, इनमें से कोई भी कारण हो सकता है, और भी कोई जो है वो फैक्टर हो सकता है, और अगर आपको लगता है कि इनके अलावा कोई और कारण है जिसके कारण आप इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हो या इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर जरूर डाल सकते हो।
तो सबसे पहले ये प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रश्न के ऊपर थोड़ा सा समय जरूर लगाइए, सिर्फ एक दूसरे को देख के जो है इस एग्जाम की प्रिपरेशन ना की जाए। पहला पॉइंट होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जिसके बारे में काफी लोग एक जर्नी तय करने के बाद सीखते हैं, देखिए ये वीडियो वैसे मेनली बना उन लोगों के लिए है जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं या अभी अभी उन्होंने शुरू की हुई है, जिनको 1 साल से कम का समय जो है वो इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए हुआ है। लेकिन अगर कोई और भी इंडिविजुअल स्पेसिफिक वीडियो को देख रहा है तो शायद कुछ ऐसे सवाल हो सकते हैं जो उसके जहन में आते हों या उसने उन सवालों के बारे में कभी सोचा ना हो, शायद यहां पे जो है उनके बारे में भी हम लोग थोड़ा विचार विमर्श करेंगे। तो यहां पे मैं बात करूंगा बेसिकली मिथ वर्सेस रियलिटी, कि नहीं हम लोगों को लगता क्या है और सच्चाई में होता क्या है। जैसे सबसे पहला मिथ जो हम लोग पिक करेंगे वो है टाइमलाइन मिसकंसेप्शन। टाइमलाइन मिसकंसेप्शन क्या है कि जैसे उदाहरण के तौर पे कोई भी एक इंडिविजुअल आया, क्लियर, उसने आज प्रिपरेशन की तो उसको ऐसा लगता है कि जी मैं 8-10 महीने जो है वो प्रिपरेशन करूंगा और आफ्टर 8 to 10 months मैं इजीली इस एग्जाम को क्लियर कर लूंगा। देखिए ऐसा नहीं है, 1 साल के अंदर अंदर भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने इस एग्जाम को क्लियर किया है, लेकिन आप ऐसा मानिए वो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर एग्जाम्पल्स हैं। इस एग्जाम की प्रिपरेशन में आप ऐसा समझिए कि आप लोग 1 साल के अंदर जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट आने की संभावना जो है वो बहुत ज्यादा कम होती है। अगेन 1% जरूर है, लेकिन आप ऐसा मानिए कि 100 में से एक ही कोई ऐसा होगा, तो मैं ऐसा कहूंगा कि ना के बराबर है। सच्चाई क्या है, रियलिटी यह है कि इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आप लोगों को लगभग 2 से 3 साल का समय जो है वो लगता है। अब देखिए ऐसा हो सकता है कि कोई एक इंडिविजुअल फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट पे, जैसे बहुत बार हम लोग देखते हैं कि 21 या 22 साल के लड़के या लड़कियां जो है वो इस एग्जाम को क्लियर कर रही हैं, कई फर्स्ट अटेम्प्ट में सेकंड अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को ये भी समझने की आवश्यकता है कि उनकी जो जर्नी है, यानी कि बहुत सारे लोगों ने जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन है वो अपने कॉलेज टाइम पे ही कर दी होगी, है ना। बहुत बार हमने जैसे यूपीएससी में भी रैंक 1 देखी, उन्होंने 11th-12th में इस एग्जाम की प्रिपरेशन यानी यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी। हम लोग तो स्पेसिफिकली एचएएस के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन कहानी यही है कि अगर कोई 21 या 22 या 23 साल में क्लियर कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने बड़े जल्दी 7-8 महीने की तैयारी के बाद जब उस एग्जाम को क्लियर कर लिया होगा। इस एग्जाम में जो है, हालांकि एचएस एग्जामिनेशन में 1-2 चीजें और भी हैं जिनके बारे में जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं डिस्कशन करूंगा, लेकिन आप लोगों को एक चीज समझने की आवश्यकता है कि आप लोगों को मिनिमम 2 ईयर्स का एक बहुत ही डेडिकेटेड एफर्ट जो है वो लगाना पड़ता है। इसका कारण मैं आपको बता देता हूं, 2 साल तो वैसे भी लगेंगे। कैसे? जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप लोग 2026 में प्रिपरेशन की शुरुआत करते हो, 2027 में जाके आप लोग अपना प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देते हो, आपका अपना मेंस एग्जामिनेशन देते हो। अगर सब कुछ सही रहता है तो 27 के एंड में या 28 की शुरुआत में जो है वो आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आता है। तो एक बार प्रोसेस को कंप्लीट करने में ही आपको 2 साल का समय लग गया। क्लियर? तो इस एग्जाम की जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा टीडियस है, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, काफी लंबी है। तो यही कारण है कि अगर आप ऐसा सोचो कि मैं 1 साल के बाद ही या 1 साल के अंदर ही सब कुछ हो जाएगा, मैं भी तैयारी करनी शुरू करूंगा और 6 महीने में मैं प्री क्लियर करूंगा, 2 महीने में मेंस क्लियर करूंगा, तो ये काफी मुश्किल है, ये काफी डिफिकल्ट है, बशर्ते आपका कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई बैकग्राउंड ना हो। को बहुत बार होता है कि हम लोग किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल है ना जो ग्रुप बी सर्विसेज है, तो उनमें से प्री वाला जो पोर्शन होता है वो हमारा थोड़ा अच्छा होता है, तो उससे प्रोबेबिलिटी प्री निकलने की हो जाती है। मेंस एग्जामिनेशन के लिए जब हमारे पास 8-9 महीने अगर हम लगाएंगे तो थोड़ा सा संभावना है, लेकिन अगेन ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। तो आप ऐसा मानिए कि कम से कम 2 से 3 साल का टाइम पीरियड जो आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन में लगेगा ही लगेगा। और मैं पर्सनली भी यही एडवाइस करूंगा। देखिए इस एग्जाम को अगर जैसे सेलेक्टेड लोगों की भी बात करें तो कई लोगों की जर्नी 5 साल की है, कई लोगों की 6 साल की है, कई लोगों की 8 साल की है, कई लोगों की 10 साल की है। तो इस एग्जाम को जो क्लियर करने वाले लोग हैं उन्होंने 5 साल में भी क्लियर हुआ है, ये 2 में भी क्लियर हुआ है, 7 में भी क्लियर हुआ है, 8 में भी क्लियर हुआ है। लेकिन आप ऐसा समझिए कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, क्योंकि उदाहरण के तौर के ऊपर अगर आप मान लीजिए 21 साल की उम्र में से एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की शुरुआत करते हो, 9 साल या 10 साल के बाद 30 साल की उम्र में जो है वो आप इस एग्जामिनेशन के प्रोसेस में हो, क्लियर, और आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर देते हो तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन इसका एक नेगेटिव साइड भी है, इसकी एक डार्क रियलिटी ये भी है कि बहुत बार क्या होता है कि इस एज के बाद जो है वो अगर एग्जाम क्लियर ना हो तो हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बहुत ज्यादा चैलेंजेस हो जाते हैं। यही कारण है मैं हमारी जो एडवाइस रहती है वो यही रहती है कि अगर आप किसी भी तरह से इस एग्जाम को टैकल कर रहे हो, देखिए
एग्जाम आप तब तक दीजिए जब तक आप देना चाहते हो, लेकिन एटलीस्ट 3 इयर्स के बाद, आफ्टर 3 इयर्स आप लोगों को साथ में सेकंड ऑप्शन के ऊपर जो वो काम करना पड़ेगा। हालांकि सेकंड ऑप्शन के बारे में बोलना जो है वो काफी नेगेटिव माना जाता है ना। एक बार किसी के साथ हमारा विचार विमर्श इस तरह से हो भी रहा था, तो हम लोगों ने एक फीडबैक दिया कि अगर मान लीजिए 3 साल की प्रिपरेशन हो गई है तो आप कुछ और साथ में कर लीजिए। कुछ और क्या क्या हो सकता है वो भी मैं इसी वीडियो में आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कशन करूंगा। तो उनको ऐसा लगा कि ये चीज़ें जो वो डीमोटिवेटिंग है, डीमोटिवेटिंग नहीं है। दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस स्पेसिफिक एग्जाम। और आप ऐसा समझिए कि 16-17 हज़ार लोग जो हैं वो अगर पेपर दे रहे हैं तो उनमें से अल्टीमेटली सिलेक्शन जो है वो 30 लोगों की, 35 लोगों की, 25 लोगों की, बीच में तो 7 लोगों की भी हुई है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग एग्जामिनेशन जो है वो कम है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी के अंदर पोटेंशियल कम है अगर वो इस एग्जाम को नहीं क्लियर कर पा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीवन में कुछ और नहीं कर सकता है। क्लियर, वो जो भी करेगा वो अच्छा करेगा। जो आपकी काबिलियत है, आपकी जो पोटेंशियल है वो आपको हेल्प करेगी, क्योंकि एग्जाम क्लियर करने में अदर देन नॉलेज बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं। क्लियर, तो अगेन 3 इयर्स जो है इतना लगेगा, 2 से 3 साल का टाइम, लेकिन उसके बाद उसके साथ आप लोगों को प्लान बी क्या हो सकता है कि आप, जैसे उदाहरण के तौर पे इस बार कुछ लोग ऐसे थे जो इंटरव्यू में थे जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, पिछले 7-8 साल से जो है वो नौकरी कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी अलाइड सर्विसेज के अंदर हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी जो है वो इन्होंने ये वाला स्पेसिफिक एग्जामिनेशन जो वो क्लियर किया हुआ, बस उनको एसडीएम नहीं मिला था तो वो उसको इंप्रूव करना चाह रहे हैं। क्लियर, तो लोग अलग अलग तरह के जो है डिफरेंट डिफरेंट तरह के एस्पिरेंट जो है वो आप लोगों को स्पेसिफिक एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान मिलते हैं। लेकिन कहानी सीधी सीधी यही है कि अगर हम लोग पूरे का पूरा जो टाइम पीरियड है, तो अगेन रियलिस्टिक भी होना है कितने टाइम के अंदर जब हम लोगों को डेडिकेटेड एफर्ट डालना। आप ध्यान रखना है, जो 2 साल के भी मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ, ये डेडिकेटेड एफर्ट है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने पढ़ रहे हो, 6 महीने रिलैक्स कर रहे हो, मेन से लेके जब तक प्री का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। जैसे सबसे ज़्यादा जो वेस्ट टाइम लोग करते हैं वो करते हैं, जैसे मेंस दे के आते हैं, फॉर एग्जांपल सितंबर या अक्टूबर में मेंस दिया, उसके बाद जब तक फरवरी मार्च तक नोटिफिकेशन नहीं आती है तब तक वो बिल्कुल लाइट हो जाते हैं। तो वो 4-5 महीने जो अगर आप वेस्ट कर रहे हो, तो फिर ये प्रिपरेशन जो है वो आप लोगों को और ज़्यादा एक्सटेंड करनी पड़ेगी। क्लियर, तो सबसे पहली बात, इस एग्जाम को बहुत जल्दी क्लियर करना काफ़ी मुश्किल है, तो कम से कम आपको 2-3 साल का समय लेके चलना पड़ेगा। तो देखिए, ये इसलिए शुरुआती दौर में अगर हम लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता हो, तो बाद में जब भी हम लोग इस तरह की परेशानियों का सामना करते हैं तो हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होते, क्योंकि हमें पहले पता होता है। हाँ, इसके बाद ना हो तो फिर उसमें जो है वो प्लानिंग हम लोगों को चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन वो अलग तरह से जो है वो उसको हम लोग एड्रेस करते हैं। अभी बेसिकली स्पेसिफिक वीडियो जिन लोगों के लिए है उनके बारे में मैंने डिस्कशन में बता दिया था कि क्या इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव है और किस किस तरह की ऑडियंस के लिए वाला वीडियो बना है। दूसरा मिसकंसेप्शन, दूसरा मिथ, इंटेलिजेंस। देखिए, आप ऐसा समझिए कि हमारे यहाँ पे हजारों स्कूल हैं और हर हजारों स्कूल के अंदर जो है वो हिमाचल में हजारों टॉपर्स निकल रहे हैं। क्लियर, तो बहुत बार जब हम लोगों को ये कॉन्फिडेंस होता है कि जी मैंने कॉलेज में या मैंने स्कूल में टॉप किया था तो मैं इस एग्जाम को भी क्लियर कर लूंगा। देखिए, ये कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, आप इंटेलिजेंस यहाँ ध्यान रखना, ये बेसिकली टॉपर माइंडसेट है कि अगर मैं, वैसे इंटेलिजेंस की जो परिभाषा है वो बहुत अलग अलग लेवल, अलग अलग लेयर्स के ऊपर उसको असेस किया जाता है। लेकिन अगर किसी को ऐसा लगता है कि जो टॉपर्स एटीट्यूड है कि अगर मैंने कॉलेज में टॉप किया है, मैंने स्कूल में टॉप किया है, तो मैं एचएस में भी बहुत ईजिली टॉप कर लूंगा। ध्यान रखिए, आपकी जो पोटेंशियल है, आपने जो पहले किया, उसका इस एग्जाम में कोई बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। हाँ, ये ज़रूर है, अगर आपने पढ़ाई अच्छी की होगी, आपके पढ़ने की अप्रोच अच्छी है, आपकी चीज़ों को रिटेन करने की कैपेसिटी बेटर है, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग जो है एक एडवांटेजेस पोजीशन में होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक ऐसा इंडिविजुअल जो चीज़ों को रिटेन करने में थोड़ा सा समय ले रहा है वो उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकता है। वो भी करेगा, लेकिन इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कंसिस्टेंसी। कि आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में लेकिन पूरे साल में 4 ही महीने पढ़ रहे हो। प्रॉपर प्लानिंग एंड डेडिकेटेड हार्ड वर्क। तो ध्यान रखिए, मेहनत, कंसिस्टेंसी, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऐसे लोग जो कॉलेज बड़ी मुश्किल से पास हुए हैं, उन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया है। ऐसे लोग जो पूरी जिंदगी में टॉपर रहे हैं, उनको इस एग्जाम को क्लियर करने में परेशानी आती है। तो सबसे पहली बात है, आप ऐसा मानिए कि आप इस एग्जाम को जब प्रिपेयर करोगे तो आप इसको कहाँ से शुरू करोगे, आप इसको जीरो से शुरू करोगे। अपने आप को ऐसा मानना है कि आप अपने लर्निंग की शुरुआत कर रहे हो, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो है वो आप इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो फीड करना शुरू कर दोगे। किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होगे। देखिए, कॉन्फिडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सोचना कि मैं एग्जाम क्लियर कर सकता हूं, ये तो आवश्यक है। अगर मैं ये सोचूंगा नहीं तो कैसे क्लियर होगा? अगर मैं मैनिफेस्ट ही नहीं करूंगा किसी चीज को तो मिलने की संभावना कैसे, मुश्किल है। क्लियर,
लेकिन ये सोचना कि मैं कर ही लूंगा, ये भी उतना ही ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि वो थोड़ा सा आप लोगों को कॉम्प्लेसेंट कर देता है, थोड़ा सा जो अब आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आके चीजों को कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हो। तो आप ऐसा समझिए, जब आप इस एग्जाम को प्रिपेयर, जैसे मान लीजिए आज से अगर आप प्रिपरेशन की शुरुआत कर रहे हो, तो हर रोज जो है वो आप यही सोचोगे, हर रोज आप यही सोचोगे कि आज आपने जो है वो नया सीखना है, और उसके साथ साथ जो है वो जो पुराना है उसको रिवाइज करना है। अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हो या अच्छी चीज़ें आपको मेमोराइज याद रह रही हैं, तब भी आपको जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को या फॉर ग्रांटेड चीज़ों को लेने की आवश्यकता नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो तीसरे पॉइंट में मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि इस एग्ज़ाम में बहुत बार लोग अच्छा करने के बावजूद भी सेलेक्ट नहीं हो पाते। क्लियर? तो तीसरा और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज डिफिकल्ट परसेप्शन या डिफिकल्टी परसेप्शन। ऐसा माना जाता है कि कंपैरिजन होता है कि ठीक है, जैसे हिमाचल के अंदर अलग अलग एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे एचएएस का एग्जाम है, ग्रुप ए सर्विस है, यूपीएससी जो है वो दैट इज डिफिकल्ट है ना, देन एचएस एग्जामिनेशन। क्लियर? ध्यान रखिए, नो डाउट एचएस, अगर मैं यूपीएससी की बात करूंगा तो उसका जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस है वो डिफरेंट है। यूपीएससी की अगर मैं बात करूंगा, सिलेबस वाइज जो विड्थ है यूपीएससी की वो अलग है। क्लियर? लेकिन अगर आप लोग एचएस एग्जामिनेशन की भी बात करोगे, तो सिर्फ इसलिए ये सोच के एचएस की तैयारी मत करना कि ये आसान है, ये जल्दी से क्लियर हो जाएगा। जितना मुश्किल आपको यूपीएससी में लगेगा, उतना ही मुश्किल जो है वो आपको एचएस में लगेगा। नो डाउट जिस तरह से सवाल पूछे जाते हैं वहां पे एचएस का लेवल थोड़ा कम जरूर है, लेकिन आप ऐसा समझिए कि एचएस के अंदर जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो काफी कम होती हैं एज कंपेयर टू यूपीएससी। हालांकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी उसी तरह से जो वो आप लोगों को कम देखने को मिलेंगे हिमाचल में एज कंपेयर टू नेशनल लेवल। क्लियर? लेकिन आप ऐसा समझिए कि हिमाचल में सबसे पहले नंबर ऑफ सीट्स कम रहती हैं, कभी 25 हैं, कभी 30 हैं, बीच में जैसे मैंने शायद आपको बताया भी कि एक बार तो 7 ही लोग, सीट्स ज़्यादा थी लेकिन 7 ही लोगों को जो वो फाइनल कॉल आई थी, यानी कि 7 ही लोग सेलेक्ट हुए थे। तो इस तरह से जो वेरिएशन है जो इस एग्जाम को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बनाती है। दूसरा, एचएस एग्जामिनेशन में एक और अनसर्टेनिटी का एलिमेंट है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ इसी बार के रिजल्ट से। इस एग्जाम के अंदर अनसर्टेनिटी का एलिमेंट ऐसा मानिए कि जैसे इस एग्जाम में एक पोर्शन हमारा होता है जीएस का, एक हमारा पोर्शन होता है एसए का, जिसका जो फाइनल स्कोर के अंदर जिसको टैली किया जाता है। क्लियर? एक होता है हमारा ऑप्शनल का, एक हमारा होता है इंटरव्यू का। क्लियर? ये सारे का सारा मिलके जो आपका फाइनल स्कोर बनाता है, जिसके बेसिस के ऊपर सिलेक्शन होती है। अब आप ऐसा समझिए कि इस बार कम से कम 30 से 35 लोग ऐसे हैं जिनके जीएस में और एसए में, इन दोनों को अगर मैं मिला दूं, तो सेलेक्टेड कैंडिडेट से, यानी कि सिंगल डिजिट रैंक जो है उससे ज्यादा नंबर है। लेकिन सिर्फ ये वाला जो एग्जाम, ये वाला जो पेपर है, दैट इज ऑप्शनल पेपर, इसने जो है वो इतनी ज्यादा एडवांटेजेस पोजीशन जो है वो क्रिएट कर दी कि ये एक इंडिविजुअल ने जीएस और एसए, जिसको रिलेटिवली टाइम लगता है कंट्रोल करने में, उनमें जो है वो ज्यादा स्कोर होने के बावजूद भी सिर्फ ऑप्शनल में एक अच्छा परफॉर्मेंस के बाद, देखिए ऐसा है कि हर बच्चा मेहनत करता है। क्लियर? तो ऑप्शनल में थोड़ा सा अनसर्टिनिटी का एलिमेंट रहता है, लेकिन जिस तरह से इस बार हम लोगों ने देखा कि कुछ ऑप्शनल जो है वो उन्होंने एक्सपोनेंशियली बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कुछ ने बहुत ही जो है वो कम परफॉर्म किया। क्लियर? तो ये अनसर्टिनिटी का जो एलिमेंट है स्पेसिफिकली ऑप्शनल में, और बीच में जो वो हिंदी पेपर में भी बहुत सारे लोग जो थे, जो क्वालिफाइंग हमारा पेपर होता है, हिंदी पेपर में भी बहुत सारे लोग जो वो पास नहीं कर पा रहे थे, तो ये इस एग्जाम को और ज़्यादा मुश्किल बनाता है। तो सीधी सीधी बात यही है कि आपका हर एक डायमेंशन जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। जीएस भी अच्छा होना चाहिए, एसए भी अच्छा होना चाहिए, हिंदी भी अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश भी अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मैंने लिखा नहीं, बेसिकली हिंदी और इंग्लिश जो है वो आपकी क्वालिफाइंग लैंग्वेजेस रहती है। इसी वीडियो में आगे जाके मैं सारी ये हर एक छोटी छोटी चीज़ को जो है वो उसको कवर करूंगा कि क्या पेपर है, कैसा पैटर्न है, किन में किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। क्लियर? लेकिन आज जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि डे 1 पे आपको इन चीज़ों के बारे में आइडिया होना चाहिए। क्लियर? तो ध्यान रखिए, एचएस नो डाउट नेचर वाइज देखा जाए तो यूपीएससी से क्वेश्चन जिस तरह से पूछे जाते हैं वो अलग होता है। मैं ही कहूँगा आसान होता है, अलग होता है। क्लियर? यूपीएससी का जो लेवल है दैट इज डिफरेंट। क्लियर? तो ये तीसरा है डिफिकल्टी परसेप्शन। तो मतलब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप एचएस की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तब भी आपने ये नहीं सोचना है कि आप एक आसान एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। आप जो है वो एक मुश्किल पेपर की ही तैयारी कर रहे हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो डायमेंशंस है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगला जो मिथ है दैट इज लॉन्ग स्टडी आवर्स, कि आपको 12-12, 15-15 घंटे पढ़ने की आवश्यकता है। बहुत बार पहले जब हम लोगों ने भी प्रिपरेशन की शुरुआत की थी तो यही सुनते थे जी 15 घंटे पढ़ना पड़ता है, 12 घंटे पढ़ना पड़ता है। क्लियर? देखिए 15 घंटे पढ़ना पड़ता है,
ठीक है, ये आप लोगों की कैपेसिटी के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, आप चीज़ों को कितना रिटेन कर सकते हो सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग, कि मैं पूरा दिन लाइब्रेरी में बैठा हूँ 12-12 15-15 घंटे, लेकिन जब मैं घर जा रहा हूँ तो मेरे को कुछ नहीं याद है, तो उस पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। अगर आप लोग जो है वो कम से कम 6 to 8 आवर्स ऑफ फोकस्ड रीडिंग, आप बिल्कुल ध्यान केंद्रित करके जो है, अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो डेली बेसिस के ऊपर, ध्यान रखना बहुत बार क्या होता है कि आप 15-15 घंटे पढ़ रहे हो, हफ्ते में 3 ही दिन कर रहे हो, क्लियर। तो अगर आप ओवरऑल एवरेज निकालोगे वो सेम है, और उसके साथ साथ आप अननेसेसरली अपना जो माइंड है उसको ओवर एक्सर्ट कर दोगे, उसके ऊपर अननेसेसरली स्ट्रेस डाल दोगे। तो कोशिश ऐसा करिए, ठीक है, हालांकि हम लोग पुश करते हैं कि एटलीस्ट 10 आवर्स की जो विंडो है उसको जरूर हिट करिए, लेकिन ये है कि अगर आप 6 to 8 आवर्स की इफेक्टिव रीडिंग कर रहे हो, जिसमें आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ठीक है, जो बुक्स आप पढ़ रहे हो उनको रीड कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, अगर कहीं से आप तैयारी कर रहे हो तो क्लासेस के साथ आप जितने घंटे की आपकी क्लासेस उतने घंटे आप पढ़ रहे हो, तो आपका जो है वो काफ़ी हद तक जो प्रिपरेशन है वो मैनेज हो सकती है। तो ये सोचना कि आपको 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, है ना, इससे ज़्यादा तो चलो पॉसिबल भी नहीं है पढ़ना, लेकिन अगर आपको इतना पढ़ना पड़ेगा तो ये जो है वो आई थिंक कोई बहुत ज़्यादा इसमें सही चीज़ नहीं है, क्योंकि बड़े पूरे लंबी जर्नी है, 1-2 साल की जर्नी है, इस जर्नी में रोज़ इतना टाइम डिवोट करना जो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्लियर होगी बात यहाँ पे, डन। इसके साथ साथ तो मैं तो ये भी सजेशन देता हूँ कि अगर आप मान लीजिए आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया, जैसे उदाहरण के तौर पे आपने सोचा था मैंने इस एक हफ्ते में इतना पढ़ना है, आपने उसको पढ़ लिया, तो अपने आप को रिवॉर्ड करो, एक दिन आप रिलैक्स भी कर सकते हो। क्लियर होगी बात यहाँ पे, डन। तो इस प्रिपरेशन को आपने जो है वो मैनेज प्रॉपरली करना है, इसमें कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रदर देन मैं ड्यूरेशन की बात करूँ। जब आपके एग्जाम्स आ रहे होंगे, प्री आ रहा होगा, मेंस आ रहा होगा, तो ऑटोमेटिक सी बात है आपका जो स्टडी आवर्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन डेली बेसिस के ऊपर अगर आप लोग ये भी मेंटेन कर लेते हो, स्पेसिफिकली जब आप इस प्रिपरेशन की शुरुआत कर रहे हो, अगर मान लीजिए आपने इसकी तैयारी कर ली हुई है, एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो, आप अच्छा कर रहे हो, प्री में मेंस तक आप पहुंच रहे हो, तो उसके बाद जब अगर आप 3-4 घंटे भी डिवोट करोगे तब भी वो सफिशिएंट रहेगा। बहुत सारे लोग जो है वो जब वर्किंग प्रोफेशनल यानी कि जो जॉब कर रहे होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो 6-8 घंटे जो वो रोज़ लगा सके, 8-10 घंटे की तो उनकी नौकरी होती है, क्लियर। उसके बाद उनके कई लोगों की फैमिली भी होती है, उसको भी उन्होंने टाइम देना होता है, तो फिर वो टाइम निकालते हैं कि दिन में 1-2 घंटे सुबह निकालिए, 1-2 घंटे शाम को निकालिए, जब उनकी छुट्टी है या जिस दिन उनकी हॉलीडेज है उस दिन उन्होंने टाइम को मैक्सिमाइज किया। तो अगेन वो अलग अलग एस्पिरेंट्स ने किस तरह से तैयारी करनी है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज जो है वो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि आपको कम से कम इतना तो पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोचो कि मैं 2-3 घंटे पढ़ के रोज पढ़ के पेपर क्लियर कर लूंगा, वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि स्लेब यहाँ पे जो कंटेंट जनरेशन है ये काफ़ी ब्रॉड है, तो हमें काफ़ी पढ़ना पड़ता है, तो इसके लिए जो है एटलीस्ट इतना तो समय चाहिए होगा, बशर्ते आप लोग बहुत ब्रिलियंट नहीं हो। अगर आप बहुत ही ब्रिलियंट हो, आपको लगता है कि मैं देख के चीज़ों को याद कर लेता हूँ, तो फिर आई थिंक फिर आप जो है वो फिर ये सजेशन आप लोगों के लिए नहीं है। अगला मिथ है सोशल लाइफ बैलेंस, कि ठीक आज मैंने तैयारी कर दी, अब मैं बिल्कुल आइसोलेट हो जाऊंगा, किसी से बात नहीं करूंगा, फोन नंबर चेंज कर लूंगा, घर चेंज कर लूंगा, सिटी चेंज कर लूंगा, शहर चेंज कर लूंगा, या दोनों एक ही मतलब है, अपना जो है ना हिमाचल से बाहर आ जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। देखिए, नो डाउट कुछ हद तक एक बैलेंस्ड सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो तो रिक्वायर्ड है। बैलेंस्ड सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब क्या है कि अननेसेसरी जो है वो आप लोग अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो। एनर्जी को वेस्ट करने का मतलब क्या है कि जैसे उदाहरण के तौर के ऊपर बहुत बार क्या रहता है कि हमारे यहाँ पे घरों में फंक्शंस होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि फंक्शन में ही बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा देते हैं कि अपना 10 दिन 5 दिन 6 दिन जो है वो हमने उसी के ऊपर पूरे का पूरा ख़त्म कर दिया। त्योहारों के ऊपर हम पूरा फेस्टिव मोड में जाके, त्यौहार एक दिन होता है या 2 दिन होता है, और हम लोग पूरा हफ्ता ही जो है वो सेलिब्रेट मूड में चले जाते हैं, जिसके कारण जो है वो हमारी प्रिपरेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, क्लियर। तो ऐसा भी नहीं है कि है ना कि दोस्त हैं तो हर रोज़ ही मिल रहे हैं दोस्तों के साथ। अब सही कर देखिए, ये थोड़ा सा है ना मॉरल हो जाएगा, उसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा, वो आपकी पर्सनल कॉल है, लेकिन हम लोगों को एक स्पेसिफिक डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करना ज़रूरी होता है, ताकि हमारा जो टारगेट है वो किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। बट एट द सेम टाइम जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, क्लियर, ये हम लोगों को एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस भी देते हैं, हम लोगों को आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होने देते, तो इनसे हमें मिलना भी होता है। ये अलग बात है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो आप बचते हो, क्योंकि आपसे बार बार लोग पूछते हैं कि जी तैयारी कर रहा था क्या हुआ। बहुत सारे लोग बताते भी नहीं है कि वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन लोग जो है वो आपके शुभ चिंतक हैं, तो एटलीस्ट उनके साथ जो है वो आप मेल मिलाप रखिए। अपने पेरेंट्स के साथ वो हमेशा ही आपके शुभ चिंतक रहेंगे, तो कंप्लीटली आइसोलेट होने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को दरवाज़ों में बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पढ़िए,
आप टारगेट सेट करिए, आप उसको अचीव करिए, उसका जो मर्जी करिए, खेलिए, है ना, अपना मेडिटेशन करिए, क्योंकि लंबा टाइम है, लंबी जर्नी है, जैसे जैसे एज आगे बढ़ेगी उसके साथ साथ काफ़ी चीज़ें आप लोगों को मैनेज करनी पड़ेगी। क्लियर? तो कंप्लीटली सोशल आइसोलेशन की आवश्यकता नहीं है, बट अगेन एक रीजनेबल डिस्टेंसिंग जो है वो जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज कोचिंग डिपेंडेंसी। देखिए जी, ये बहुत बड़ा है मिथ है कि जी कोचिंग ज्वाइन करोगे तो ही पेपर क्लियर होगा। ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वो सेल्फ स्टडी से इस एग्जाम को क्लियर करते हैं। सेल्फ स्टडी में सेल्फ डिसिप्लिन जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते हो, आपको पता है, देखिए आजकल ऑनलाइन और इंटरनेट ने आप लोगों के लिए चीज़ें इतनी आसान कर दी है, क्लियर, कि आपको सेलेक्टेड कैंडिडेट्स भी मिल जाएंगे, आपको मेंटर्स भी मिल जाएंगे जो आपको वैसे बता देंगे कि ठीक है ये किताबें जो है वो आप लोग पढ़ लीजिए। और आप देखिए 99% जो स्टडी मटेरियल होता है, जो एक टॉपर ने बोला होता है, दूसरे ने बोला होता है, तीसरे ने बोला होता है, सब सेम बोलते हैं कि जी पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, एनवायरनमेंट में शंकर आईएएस पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज पढ़ लीजिए, हिस्ट्री के लिए जो है वो या तो तरुण गोयल पढ़ लीजिए या स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, सब ने सेम जो है वो सजेशंस दी होती है, तो उन्होंने भी वही किताबें पढ़ी होती है। क्लियर होगी बात यहाँ पे? डन। तो कहानी क्या है कि अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो, मतलब आपको पता है आज मैंने यहाँ से 10 पेज पढ़ने हैं, क्लियर, इसके बाद जो है वो मैंने पीवाईक्यूज को देखना है, या मैंने एक चैप्टर खत्म करना है, उसके बाद मैंने पीवाईक्यूज को देखना है, क्लियर, या उसके साथ साथ जो वो मैंने और बाकी जगहों के ऊपर जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज आए होंगे उनको करना है। तो अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो तो आपको किसी भी तरह की कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। कोचिंग बेसिकली जो है वो उन्हीं लोगों को ज़्यादा मदद करती है, उन्हीं लोगों को हेल्प करती है जिनको थोड़ा सा डिसिप्लिन करने में जो है वो कमी का सामना करना पड़ता है, या जिनके पास थोड़ा टाइम कम होता है और उनको चाहिए होता है ठीक है मेरे को एक जगह के ऊपर सब कुछ बना के दे दो। तो जैसे कोचिंग वाले भी ऐसा नहीं है कि कोई नई किताब छाप रहे होंगे, वो वही है, हर एक ने जो रिकमेंडेड सोर्सेज हैं उन्हीं को कंसाइज करके जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर होगी बात यहाँ पे? डन। तो अगर आप लोग जो है वो डिसिप्लिन्ड हो, क्लियर, अगर आप लोग डिसिप्लिन्ड हो, कंसिस्टेंट हो, तो आप लोगों को कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि कोचिंग के ऊपर आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर होता है कि जी अगर आप ना सेलेक्टेड कैंडिडेट से बात करोगे तो सेल्फ स्टडी में भी आप हेल्प कर सकते हो, ठीक है जी, किसी से का करंट अफेयर देख लिया जी, किसी से किताब ले ली, या किसी के नोट्स ले लिए कि ठीक है जो आपको सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा रिलेटिवली वीक लग रहा है, वहाँ पे आप हेल्प ले सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ सेल्फ स्टडी से इस एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है। तो ये भी है कि कोचिंग से ही पेपर क्लियर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोचिंग सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, इसके अलावा कोचिंग का किसी की भी सिलेक्शन में कोई रोल नहीं होता है, उसका काम है बस डायरेक्शन प्रोवाइड करना। नहीं तो आप ऐसा समझिए ना, जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग ही हैं तो इतने सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े होते हैं, तो अगर कोचिंग से ही होता तो सारे ही एक ही जगह से होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। हर एक स्टूडेंट की अपनी अपनी एक जर्नी होती है, क्लियर, उस जर्नी में सिर्फ डायरेक्शन का काम है, सिलेक्शन का काम जो है वो आप लोगों का है। ये चीज़ समझ लीजिए, आप सब लोगों को यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की लेनी पड़ेगी, चाहे जो मर्जी बोल दे, या मैं ही बोल दूँ कि मैं कराऊंगा पेपर क्लियर, इससे बड़ी है ना मतलब खराब चीज़ कोई नहीं होगी। मैं ये बोलूँगा, ये बोल सकता हूँ मैं कि जी ऐसे हो सकता है, क्लियर, दिस इज़ वन ऑफ द वे। तो कोचिंग जो है उसकी एक अपनी एक लिमिटेशंस होती है, वो आपके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। अगर आप में पोटेंशियल है तो आप रिजल्ट दोगे, वो आपका है, वो किसी और का नहीं है। क्लियर होगी बात यहाँ पे? डन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, डन, क्लियर होगी बात यहाँ। तो जब हम लोग बात करते हैं तो ये सारे का सारा जो एक्सपेक्टेशंस है इनके बारे में जो हम लोगों को आइडिया होना चाहिए कि क्या मिथ्स हैं, क्या रियलिटीज है, होपफुली आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पता लग रहा होगा। इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज माइंडसेट, कि आप लोगों को एक जहन में एक चीज रखनी है कि आपको 10 पॉइंट्स जो हैं, मैंने 10 बोले, वो 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, आपको कुछ चीजों के ऊपर पहले दिन से जो है वो फोकस रखना है कि जब भी आप इस प्रिपरेशन की शुरुआत करोगे तो सबसे पहली पॉइंट पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। क्लियर, इमीडिएटली आउटकम नहीं आ रही है, समय लग रहा है, तो आपकी पेशेंस जो है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्चू। और उसके साथ साथ जो है वो डेली बेसिस के ऊपर जो है जो भी आपने टारगेट सेट किए हुए हैं उनको आपको अटेन करना पड़ेगा। तो ये चाहे अपने दीवार पे लगा लो, ये करना ही पड़ेगा, दिस इज नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग। क्लियर। सेकेंड इज रिवीजन इज द की। देखिए बहुत बार क्या होगा कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मैंने एक वीडियो बनाया, मैंने बता दिया जी रिकमेंडेड बुक लिस्ट, मैंने एक किताब का नाम दे दिया, आपने किसी दूसरे का वीडियो खोला, उसने उसी के ऊपर दूसरी किताब बताई हुई है, उसी सब्जेक्ट के ऊपर, आपने तीसरे का वीडियो खोला, किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट को देखा, उसने तीसरी किताब पढ़ी हुई है, तो आपने क्या किया, एक ही सब्जेक्ट की जो है वो 3 किताबें लिख ली। अब आपका टारगेट है तीनों किताबों को पढ़ना, क्योंकि ये तो कंप्लीशन हो गया। इस एग्जाम में सबसे बड़ी गलती ये भी की जाती है,
कि हम लोगों को लगता है, क्योंकि देखिए, क्योंकि जिस एजुकेशन सिस्टम से हम लोग निकले हुए हैं वहां पे हम लोगों को हमेशा सिखाया जाता है कि आपका स्कोर मैक्सिमम होना चाहिए। कितना परसेंट आया जी? 90 आया, 95 आया ना, अब तो चलिए ग्रेडिंग है, कितना परसेंट आया? तो हमेशा हमें तोला जाता था हाईएस्ट मार्क्स से। तो उन हाईएस्ट मार्क्स को गेन करने के लिए हम लोगों को मैक्सिमम रीडिंग करनी पड़ती थी। क्लियर? लेकिन ये एग्जाम वैसा नहीं है। इस एग्जाम में, जैसे उदाहरण के तौर के ऊपर अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, तो जैसे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, तो कितनी कट ऑफ गई हुई है? 90 कट ऑफ गई है जो लास्ट ईयर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ है, 90, लेस देन 50%। क्लियर होगी बात यहां पे? तो इसका मतलब यह है कि बहुत सारी चीजें आपको नहीं आती होगी, वो आपने करनी भी नहीं है। कट ऑफ या तो 90 गई है, उससे पिछली बार 105 गई है, इससे ज्यादा कट ऑफ तो बड़े समय से मैंने जाते हुए नहीं देखी है। तो मतलब इन वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन 50-55% के आसपास जब आप कट ऑफ देखोगे, नहीं तो आपको प्रीलिम्स में उससे कम ही देखने को मिलेगी। क्लियर होगी बात यहां पे? डन। मेंस में 50% भी आ जाए, दैट इज सफिशिएंट फॉर द सिलेक्शन। तो कहानी सीधी सीधी यही है, या जो फाइनल स्कोर है 50% से ज्यादा आ जाए, दैट इज सफिशिएंट। क्लियर? तो कहानी सीधी सीधी यही है कि हम लोग यहाँ पे मैक्सिमाइज चीजों को नहीं कर सकते। हमने अपनी प्रिपरेशन को जरूर मैक्सिमाइज करना होता है, लेकिन हमने ऐसा नहीं है कि इसको सारी चीजों को करने का प्रयत्न करना है। तो देखिए, हर एक इंडिविजुअल, आप किसी भी एक सब्जेक्ट को पिक करिए, जो आपने किताब, देखिए अगर आपने प्रॉपर स्टडी की हुई है, गाइडेंस ली हुई है, तो जो भी आप किताब जो है वो पिक करोगे, उसमें और दूसरी वाले में 19-20 का ही अंतर होगा। क्लियर? लेकिन आपको यहां पे अपने मटेरियल को बैक करना पड़ेगा। ये मैं बताऊंगा आपको। ये देखिए, दूसरा सिस्टम आता है कि जब हम लोग अपना मटेरियल बना लेते हैं, उसके बाद भी हमारे पास एक प्रोसेस होती है जिसके जरिए हम उसको और ज्यादा एनरिच करते हैं। लेकिन अगर मैं पहले दिन पे ही ये सोचूं कि मैंने एक सब्जेक्ट की सारी किताबें पढ़ लेनी है, जितने भी लोगों ने बोला है मैं सब कुछ इकट्ठा कर लूंगा, तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो आप लोगों ने एक सब्जेक्ट के लिए एक ही सोर्स के ऊपर रिलाय करना है। क्लियर होगी बात यहां पे? डन। अब देखिए, रिवीजन इज द की, मतलब एक ही बुक को मल्टीपल टाइम पढ़ते रहो, मल्टीपल टाइम पढ़ते रहो। ये ध्यान रखना, एक सब्जेक्ट आप खत्म करोगे, आप जब उसको फिर से रिवाइज करना शुरू करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट रीडिंग की, पहली बार आपने पढ़ा, आपने फॉर एग्जांपल पॉलिटी खत्म कर दिया, आपको यह समझ भी आ गया, आपको याद भी था जब तक आप पढ़ रहे थे। 10 दिन के बाद आपने उस किताब को उठाया, आपको लगा यार ये तो मेरे को याद ही नहीं आ रहा है, तो वो थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंस जो है वो आप लोगों को आता है। ये बहुत नॉर्मल चीज है, ये आप सब लोगों के साथ होगा। आप जो है वो अगर 50% भी रिटेन कर जाओ पहली बार में, बहुत बड़ी बात है। पर आप ऐसा समझिए, आप इस एग्जाम में मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना पड़ेगा। आपने एक बार पढ़ा, फिर दूसरी बार पढ़ोगे, तीसरी बार, तो जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे, उतना रिटेन करने की जो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो सिर्फ रिवीजन इज द की। तो जो भी आप सोर्स लेके आए हो या जो भी आपके पास सोर्स है, पहले उसको पूरा कंट्रोल कर लो, उसके बाद जो मर्जी करते रहो। उसके बाद फिर दूसरी, तीसरी, चौथी किताब जो भी पढ़नी है, लेकिन आपको इतना समय मिलेगा नहीं कि आप मल्टीपल बुक्स पढ़ पाओ। बेटर है कि आप उसी किताब को बार बार पढ़ते रहो, क्योंकि उसको 100% रिटेन करना जो है वो मोरलेस मुश्किल होता है। जैसे हम लोग भी बात करते हैं, हम लोगों को भी किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ाए हुए समय हो जाता है, लेकिन जब भी हम लोग लेक्चर्स में जाते हैं तो हम लोगों को एक बार नजर मारनी पड़ती है, क्योंकि एक बार ब्रशअप करना पड़ता है। तो बहुत डिफिकल्ट है कि बड़ी बार पढ़ के आप सारा ही याद रख लोगे। बस आपने उसकी जो मल्टीपल रिवीजन जो है वो क्या इंश्योर करेगी कि आप चीजों को ज्यादा लंबे समय तक और ज्यादा चीजों को याद कर सको। तो रिवीजन इज द की। तो एक सिंगल सोर्स के ऊपर ही डिपेंडेंसी शुरुआती दौर में हमारी होनी चाहिए। उसके बाद सिस्टम एंड प्रोसेस ओवर मोटिवेशन। वीडियो देख देख के मोटिवेट नहीं होना है, सबसे बड़ी बात है। एक आपने अपनी प्रोसेस डिजाइन की होगी। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। क्लियर? वो मैं एक अलग पॉइंट भी बताया हुआ है। आपकी जर्नी डिफरेंट होगी, दूसरे की डिफरेंट होगी, तीसरे की डिफरेंट होगी। आपकी स्ट्रेंथ्स अलग हैं, आपकी वीकनेसेस अलग हैं, दूसरे की अलग हैं। तो सेम जर्नी नहीं हो सकती है। लेकिन बेसिक जो आपका प्रोसेस है, जो बुक लिस्ट आपने फॉलो की हुई है, आपने उसका प्रॉपर, कि आपने एक सब्जेक्ट कंप्लीट, देन असेसमेंट, मेनली थ्रू PYQs, जहां से आपको पता चल जाएगा आपका जो कंप्लीशन कर रहे हो आप सिलेबस की, वो किस हद तक एग्जाम रेलेवेंट है। क्लियर होगी बात यहां पे? डन। उसके साथ साथ जब एक बार सिलेबस का कंप्लीशन, उस सिलेबस की कंप्लीशन के बाद उसमें अपडेशंस। अब अपडेशंस कैसे हो सकती हैं? जैसे मान लीजिए आप एग्जाम की तैयारी करोगे, इस साल पेपर होगा, आप लोग देखोगे कि पेपर पैटर्न में किस तरह का कोई चेंज हमें देखने को मिल रहा है। अगर हो रहा है तो उस हिसाब से जो अपना जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है उसमें हम लोगों को अपडेट्स जो है वो डालनी पड़ती है। क्लियर? फिर हम लोग देखते हैं हर एक सब्जेक्ट हमारा स्ट्रांग है या नहीं है। देखिए, ये भी चीज़ ध्यान रखना, हो सकता है आपके देर मल्टीपल सब्जेक्ट्स है, हो सकता है कि जब आप पढ़ रहे हो तो पॉलिटी आपका अच्छा हो, हिस्ट्री आपका अच्छा हो, इकोनॉमी में आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इकोनॉमी को अपने कॉम्प्रोमाइज़ कर देना है। आपका काम होगा जब एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आ गए, फिर वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना, उसके ऊपर काम करना। तो एक पूरी प्रोसेस है। तो हमारा काम होगा हर तरह की जो हमारी कीलें हैं उनको अच्छी तरह से जो वो लगाया जाए, ताकि हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है वो स्ट्रांग हो, वो मजबूत हो। क्लियर? तो एक प्रोसेस है, सिस्टम है, उसी को आपने नर्चर करना है, उसी के ऊपर जो चीज़ों को आप लोगों ने बिल्ड करना है। नेक्स्ट इज एनालिटिकल माइंड।
आपने व्हाट, देखिए बहुत बार हम लोग व्हाट पे फोकस करते हैं कि क्या है, रेदर देन व्हाई एंड हाउ। अब देखिए कहानी क्या है, हिमाचल का जो प्रीलिम्स है कुछ हद तक, काफी हद तक, कुछ नहीं काफी हद तक व्हाट पे है, यानी कि इंफॉर्मेशन लोडिंग है, फैक्चुअल लोडिंग है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, मतलब मेमोराइज करना पड़ता है ज्यादा, वाई हाउ नहीं पूछा जाता है। लेकिन धीरे धीरे जो है वो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि प्रीलिम्स में भी वाई और हाउ जो है वो आए। लेकिन मेंस एग्जामिनेशन के लिए जो है वो हम लोगों को किसी भी एक कंसेप्ट के बारे में, उसकी जो एनालिसिस है उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो जब भी हम लोग किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसकी अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, उसका इंपैक्ट, उसकी एनालिसिस, उसको हम लोगों ने साथ साथ करते जाना है, ताकि जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग और जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेमोराइजिंग हम लोग उसको रीड ना कर रहे हो, जो बहुत बार हम लोग करते हैं। जैसे कॉलेज में जब हम लोग जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो हमारा जी अगले दिन पेपर है, 2-4 दिन पहले पढ़ लिया, याद है ना, याद कर लिया है ना, मेमोराइज कर लिया और लिखा है। अगर 10 दिन के बाद कोई पूछे तो फिर नहीं लिख पाओगे तुम, क्लियर? तो वो नहीं करना है, इसमें टाइम लगेगा, मैंने बताया रिटेंशन में समय लगेगा, इमीडिएटली आप चीज़ों को याद नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको जो है वो हर चीज़ को प्रॉपरली कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो आपने पढ़ा वो आपको पूरा आइडिया होना चाहिए कि एग्जैक्टली है क्या। इवन आप अंडरस्टैंडिंग के बाद भी जब दूसरी तीसरी बार आप पढ़ोगे थोड़ा टाइम लगेगा उसको, लेकिन जब 2-3 बार आप अंडरस्टैंडिंग के साथ, एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड के साथ काम करोगे तो चीजें फिर आपको समझ आनी शुरू हो जाएंगी, आपको पता होंगी, आपको चीजों को याद करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि जो फैक्ट्स हैं, जो इंफॉर्मेशन है वो तो आप याद करोगे ही करोगे, वो जैसे से अगेन फैक्ट्स भी मल्टीपल टाइम रिवीजन फैक्ट्स को अपने आप जो है वो आपका जो जहन है, आपका जो मेमोरी है उसके अंदर डालना शुरू कर देता है और आप चीज़ों में कॉन्फिडेंट होना शुरू कर देते हो, क्लियर? तो कभी भी ये मत देखो कि दूसरा क्या बोल रहा है, बस अपना जो है वो मेरे आपने जो भी ओपन एंड क्लोज कि कोई पकड़ा उसको अंडरस्टैंड किया, देन आगे मूव किए, देन आगे मूव किए। हो सकता है उसमें आपकी जर्नी स्लो जाए, हो सकता है आप कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत जल्दी आगे बढ़ो, कुछ में टाइम लगे, दिस इज रियलिटी ऑफ दिस एग्जाम, क्लियर? नेक्स्ट, इमोशनल स्टेबिलिटी। देखिए ये एग्जाम ऐसा है क्योंकि लंबा टाइम लगता है, इसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं, जैसे प्रीलिम्स से पहले नींद ना आना, मेन से पहले नींद ना आना, लिखते हुए स्ट्रेस होना, क्लियर? या कोई सवाल ना आए उसमें परेशानी होना, सेल्फ डाउट होना, ओवर कॉन्फिडेंट, अंडर कॉन्फिडेंट। तो इसमें आपके जो इमोशंस है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और ध्यान रखना ये नॉर्मल है, लेकिन आपकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने उनको स्टेबलाइज करना है, ताकि ये जो आपके एग्जाम की प्रोसेस है ये कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपको कल को सेल्फ डाउट आ रहा है, नए लोगों को सेल्फ डाउट आ रहा है कि जी नहीं एग्जाम क्लियर हो रहा है, दैट इज वेरी नॉर्मल थिंग। अब इस सेल्फ डाउट को एड्रेस करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। वो कैसे काम किया जा सकता है? अगेन उसका जो सोल्यूशन है दैट इज राइट प्रोसेस। तो आपको अपना प्रोसेस जो है उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आपकी प्रोसेस बनी हुई है और वो प्रोसेस आपको राइट रिजल्ट्स नहीं दे रही है, तो फिर आप किसी न किसी के साथ जो वो मिल सकते हो, आप किसी सेलेक्टेड कैंडिडेट के साथ बात कर सकते हो, किसी मेंटर के साथ बात कर सकते हो, या आप अपने मेंटर्स के साथ बात कर सकते हो जिनके अंडर या जिनके साथ आपने तैयारी शुरू की हुई है। क्लियर होगी बात यहाँ पे? तो सेल्फ डाउट आएगा, नॉर्मल चीज़ है। अगर मान लीजिए मेरे को ऐसा लग रहा है लिखते हुए मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, मेरी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, क्लियर? तो इसका मतलब, और वो मेरे को प्रेशर क्रिएट कर रही है, तो भाषा के ऊपर काम करिए, क्लियर? स्पीड स्लो है, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, उसको थोड़ा सा लेजिबल बना लीजिए। हालांकि हैंडराइटिंग का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता, नो डाउट, ऐसा देखा गया है कि जो लोग प्रेजेंटेशन में अच्छा काम करते हैं उनका थोड़ा स्कोर ठीक रहता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। अच्छी ना हैंडराइटिंग ना होने के बावजूद भी लोगों की सिलेक्शन हुई है। लेकिन ध्यान रखना आपकी हैंडराइटिंग लेजिबल हो, कि आपने जो शब्द लिखा है वो पढ़ा जाए, क्लियर? ऐसा ना हो कि पता नहीं लग रहा है कि बी लिखा है, एम लिखा है, ए लिखा है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर आपकी लेजिबल है, पढ़ी लिखी मतलब पढ़ी जाती है इजीली, तो आप लोगों को इतनी ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ 6 पॉइंट, यू आर डिफरेंट। आप लोगों की जो स्ट्रैटेजी है वो अलग होगी, आप लोगों की जर्नी अलग होगी। तो ये इसका मैंने जो पॉइंट है वो मैंने इसलिए लिखा है, ये पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है कि बहुत बार हम लोग अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन नहीं करना है। हाँ ये जरूर है कि दूसरा किसी चीज में अच्छा कर रहा है, आप उससे बात कर सकते हो कि तूने इसमें अच्छा किया, कैसे किया, क्लियर? वो आपको मदद कर सकता है, वो आपकी हेल्प कर सकता है। और ध्यान रखना एक चीज, आप एक दूसरे की मदद करोगे, जितने स्ट्रांग लोग एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे वो अल्टीमेटली आपकी प्रिपरेशन को ही हेल्प करेंगे, क्लियर? तो एक दूसरे की मदद करना बिल्कुल गलत नहीं है, क्लियर? लेकिन ध्यान रखना जिससे आप मदद ले रहे हो वो मदद सही होनी चाहिए। हो सकता है उसको भी क्लैरिटी ना हो और वो आपको मिसगाइड कर दे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, होता है। लेकिन अगेन आप होपफुली आप इतने वाइज हो कि आपको आइडिया लग जाता है जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कहाँ से मैंने हेल्प लेनी है और कहाँ से मैंने हेल्प नहीं लेनी है। तो यू आर डिफरेंट, डन, आप अलग हो। अगेन आपकी स्ट्रेंथ डिफरेंट है, आपकी कमजोरियां अलग हैं, आपने उसके ऊपर काम करना है। आप किसी चीज को मेमोराइज नहीं कर पा रहे हो, आपने उसके लिए जो है वो रास्ता निकालना है।
आपको लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, आपने उसके लिए रास्ता निकालना है। तो दूसरे को देख के ना इंटिमिडेट होना है, ना बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाना है, ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होना है। अगेन, इंस्पिरेशन इज गुड, मान लीजिए कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट है, इंस्पिरेशन इज गुड, क्लियर, लेकिन ध्यान रखना है कि आप लोगों को अपनी जर्नी खुद तय करनी है। तो जिस तरह से जब आप अपनी जर्नी तय करोगे, आप अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर काम करोगे, तो जब आपकी सिलेक्शन होगी तो आपकी जो तरीका होगा, जैसे आपको बता दोगे कि ठीक है ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, लेकिन जो जर्नी होगी वो जो है वो बड़ा कम होता है कि हम लोग जब बैठोगे आप किसी के साथ तो वो अपनी जर्नी रियलिटी में आपको बताएगा कि उसने पिछले, है ना, इतने सालों में जो है जो फेलियर था उसको किस तरह से, अगेन फेलियर और सक्सेस की परिभाषा इज डिफरेंट, लेकिन जो पेपर नहीं क्लियर हो रहा था उसको किस तरह से जो है वो क्लियर किया, या क्या इमोशंस उसके अंदर आते थे, क्या उसको डर रहता था, क्या परेशानियां उसने जो वो सामना किया। क्लियर होगी बात यहाँ पे, डन। तो किसी से पर्सनल मिलोगे। और दूसरी बात ये भी होती है कि बहुत बार क्या होता है कि हम लोग अलग अलग स्ट्रैटेजीज देखते हैं, ऑनलाइन भी देखते हैं, पर्सनली भी देखते हैं। तो आप लोगों को बस ये देखना है कि किसकी स्ट्रैटेजी जो मेरे साथ सिंक्रोनाइज कर रही है, बस उसके साथ जो अपने आप को मिला लीजिए और उसी को ही, उसी डायरेक्शन को फॉलो करना शुरू कर दीजिए अगर आपको क्लैरिटी नहीं हो रही है। लेकिन अपने आप को दूसरे को देख के कि दूसरे की सिलेक्शन होगी उससे परेशान हो गए, दूसरा अच्छा नंबर ले रहा है टेस्ट के अंदर उससे परेशान हो गए, कोई टेंशन नहीं है, उसके अच्छे आ रहे बहुत बढ़िया है, उससे आप बात कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है आपका काम क्या होना चाहिए, अपने आप को एनालाइज करना कि मेरे में गलती कहाँ हो रही है, ताकि मैं आगे जो है वो अपने आप को बढ़ा सकूँ। तो कंपेरेटिव जो है ना एक वो है, वो नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा। क्लियर होगा, ह्यूमन नेचर है, सबके साथ होता है, लेकिन अगेन मतलब मैं तो, मेरा तो काम यही है कि चाहे शायद में जो है ना जब हम लोग एस्पिरेंट थे तो मे बी हम लोगों के डिफरेंट इमोशंस है, लेकिन इस टाइम पे आके हमारा काम वही है कि क्या नहीं होना चाहिए। बाकी टाइम लगेगा, सोचोगे कि मैंने नहीं करनी ये चीज़ तो आप शायद नहीं करोगे। नेक्स्ट इज एडाप्टेबिलिटी। एडाप्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे उदाहरण के तौर के ऊपर सिलेबस मान लीजिए, देर इज अ पॉसिबिलिटी, अब अभी तो कोई कोई खबर नहीं है तो है ना, इसको मत कंसीडर करना, लेकिन कुछ भी हो सकता है। जैसे बहुत सारी स्टेट्स जो उन्होंने ऑप्शनल हटा दिया, क्लियर, हरियाणा ने हटा दिया, पंजाब में था ही नहीं, यूपी में नहीं है, क्लियर। अभी यूपीएससी में एक ऑप्शनल है, अगर कल को मान लेते हैं यूपीएससी हटाता है, हिमाचल भी हटा सकता है, तो ऑप्शनल चला गया। तो कुछ लोग जहाँ पे ऑप्शनल, जिनकी सिलेक्शन में या जिनके अच्छे स्कोर में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर उनको अडाप्ट करना पड़ेगा, जो भी नया चेंजिंग या अगर सिलेबस चेंज होता है तो उसके लिए आपको, जो आपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे 6-7 महीने, 8 महीने, 1 साल से, आपको इमीडिएटली जो है वो शिफ्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात, एग्जाम जैसे जैसे समय बढ़ता है, एग्जाम में हम कुछ पैटर्न के चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हिमाचल प्रदेश जी के जिस तरह से 23 और 24, 22, 23, 24 में आया है, 17, 18, 19 में वैसा नहीं आता था। तो अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन उसी टाइम के हिसाब से रखोगे, 15-16 के हिसाब से, तो आज जो है वो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अडैप्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको हमेशा देखिए, आपको कभी भी किसी इंस्टीट्यूट से नहीं पता चलेगा पेपर कैसा आ सकता है। उसके लिए जो है वो आप लोगों को आइडिया लगेगा जो कमीशन के द्वारा, जो आपका एचपीपीएससी है उसके द्वारा किस तरह से पेपर में चेंजेस हो रहे हैं, उनसे आप एनालाइज कर सकते हो कि अच्छा आपका जो एग्जिस्टिंग मटेरियल जो आपने बनाया अभी तक के लिए तो बढ़िया था, लेकिन इस साल कुछ डिफरेंट आ गया, तो क्या उसके हिसाब से सही है या नहीं है। तो आपकी अडेप्टेबिलिटी जो है वो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पीवाईक्यूज ओवर एजम्पशंस, क्या आ सकता है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट। पीवाईक्यू जो है वो दशा और दिशा दोनों बताते हैं कि किस तरह का सवाल आते हैं और किस डायरेक्शन में सवाल आ सकते हैं। तो पीवाईक्यूज के ऊपर जो आप लोगों ने ज्यादा रिलाय करना है, स्पेसिफिकली शुरुआती दौर में, जब तक आप अपना बेस बिल्ड कर रहे हो। जब बेस बिल्ड हो जाएगा उसके बाद आप एजम्पशंस के ऊपर जा सकते हो। ओपन टू फीडबैक, देखिए ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और ये भी डिपेंड करता है कि फीडबैक कहाँ से मिल रहा है। तो ओपन टू फीडबैक, फीडबैक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो जहां पे भी आप एसोसिएटेड हो, अगर मान लीजिए कोई आपको कह रहा है, यार ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए किसी ने आपको कहा, आपको लगा कि अच्छा इसने जो फीडबैक दिया ये तो मैं इस पे ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, ये मेरे को पता है कि इसमें मेरी कमी है, तो इसको पॉजिटिवली लीजिए। क्लियर, अगर मान लीजिए किसी ने फीडबैक दिया, उसके साथ डिस्कस करिए कि अच्छा आपने फीडबैक दिया, इसका कारण क्या हो सकता है। हो सकता है आपको लगे कि अच्छा रीजन जो है वो लॉजिकल नहीं है, आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हो, लेकिन हमेशा जो वो फीडबैक के लिए ओपन रहो। प्रिपरेशन के शुरुआती दौर में तो है वो हम लोग फीडबैक के लिए काफ़ी ओपन रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे हम लोग थोड़ा सा रिजिड हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया, इस एग्जाम में आप लोगों को जो है वो अडैप्टेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्चू, और वो फीडबैक जो है उसको कहीं ना कहीं जो वो कॉम्पनसेट करेगा। लास्ट इज दैट इज डिलेड ग्रेटिफिकेशन। क्लियर, इसमें इमीडिएटली आप लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अभी मैंने मेहनत की तो इसका मेरे को आउटकम आ जाएगा। आपको जो है वो समय लगेगा, आपको रिजल्ट निकालने में जो वो टाइम लगेगा। तो अगेन जो फर्स्ट पॉइंट था दैट इज पेशेंस, वो सबसे ज़्यादा जो वो महत्वपूर्ण है। आप लोगों को नहीं जानता होगा कोई भी 2 साल, 3 साल, 4 साल तक, क्लियर, लेकिन जैसे आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर दोगे,
उसके बाद आपको सब जानना शुरू कर देंगे, डन। तो इसमें समय लगता है, तब तक जब तक आप एस्पिरेंट होते हो उसकी अलग लाइफ होती है, सेलेक्ट होने के बाद अलग लाइफ होती है, जब आप ऑफिसर बन जाओगे अलग लाइफ होगी। और ध्यान रखना सिलेक्शन जो है दैट्स जस्ट द बिगिनिंग, क्लियर। उसके बाद बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो आप लोग फ्यूचर में देखोगे, क्लियर। वो तो आप सिर्फ अपने जॉब में गए हो, उसके बाद उतार चढ़ाव जो है वो आप लोग उन लोगों से बात कर सकते हो जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। तो जो माइंड सेट है दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर भी हम लोगों ने अपना ध्यान जो है वो केंद्रित करना है। क्लियर हो गया बात यहाँ पे। तो हम लोगों ने बात कर लिया मिथ वर्सेस रियलिटी, माइंडसेट क्या क्या होना चाहिए, क्लियर। इसके साथ साथ प्लानिंग योर बैकअप ऑप्शंस स्ट्रैटेजिकली। देखिए ये ध्यान रखना, अगर आप लोग, जैसे मैंने बताया, अगर आप लोग प्रॉपरली डिवोट करना चाहते हो तो पर्सनली एक थ्रेशोल्ड बना लीजिए। मेरी सजेशन ये है दैट इज 3 इयर्स। अगर आप लोग ग्रेजुएशन के बाद आपने प्रिपरेशन की शुरुआत की है, अगर आपने कॉलेज में कर ली है ना, तो फिर ठीक है, तो फिर आपको वैसे 3 साल कॉलेज के मिल जाएंगे, उसके बाद आप 2-3 साल और वेट कर सकते हो। लेकिन 3 इयर्स जो है आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन, इसके बाद मतलब दिस इज द मैक्सिमम टाइम। अगर साथ साथ, जैसे बहुत बार मैंने बताया कि एक इंडिविजुअल है वो जॉब कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है, मान लीजिए ग्रुप बी सर्विसेज में है, ग्रुप सी सर्विसेज में है, उसने साथ में प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी, उसके लिए कोई नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है, उसको हो सकता है 3 में क्लियर करे, 4 में करे, 5 में करे, क्योंकि उसको साथ में चीज़ें भी मैनेज करनी है। कोई प्राइवेट सेक्टर में वर्किंग प्रोफेशनल है, उसका ड्यूरेशन जो है वो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि उसको एटलीस्ट जो सेकंड ऑप्शन है उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि बहुत बार लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन देखिए जो हम लोग पर्सनली देखते हैं उसको देखने के बाद जो है वो मतलब एटलीस्ट मैंने तो डिसाइड किया है कि हम लोग जो है वो आप लोगों को सच्चाई इस एग्जाम की बताएंगे कि ठीक है, यस 10 साल के बाद भी लोगों ने पेपर क्लियर किया, लेकिन आप ऐसा माने कितने लोग ऐसे होंगे जो 10 साल के बाद पेपर नहीं क्लियर कर पाए होंगे। अब प्लान बी, 3 साल तक आप 100% डिवोशन रखिए, आपको पक्का रिजल्ट मिलेगा। अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच रहे हो तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा जो है वो आपकी चीज़ें जो है डिले हो रही है, आप आज नहीं तो अगली बार जो है इस एग्जाम को क्लियर कर लोगे, क्लियर। लेकिन अगेन इसके बाद आपको साइड, इसके बाद अगर आप साइड साइड कर रहे हो तो जैसे मैंने आपको बताया कोई टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि आप जॉब भी कर रहे हो साथ पे। लेकिन अगर जो है वो आप प्रॉपर डेडिकेटेड 100% डिवोशन के साथ इसी के एग्जाम के ऊपर जो वो प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इस टाइम पीरियड को, ये जो इनको इस टाइम को अगर आप ढंग से यूज़ करोगे ना, देखिए फर्स्ट ईयर में आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद अगर आप असेसमेंट ढंग से की, आपने प्रॉपर जो एडिशंस है आपके एग्जिस्टिंग कंटेंट के अंदर, अगर आप उसको अच्छा किया, तो आपको यहाँ से रिजल्ट मिलने की संभावना इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, और वो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो तभी हमें पता लगता है कि हमारी जो तैयारी है वो सही डायरेक्शन में है या नहीं है। अब क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं अदर एचपी गवर्नमेंट एग्जाम्स। अब देखिए तैयारी तो आप लोगों ने एचएस की थी या एचपीएस की शुरू की थी, अब बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स के ऊपर फोकस कर सकते हो, जैसे अलाइड है, एनटी है। अब देखिए अलाइड और एनटी की अगर आप बात करोगे तो ये एचएस के साथ काफी क्लोजली रिजेंबल्ड है, मतलब जो आपने यहाँ पढ़ा होगा उसी का छोटा माइक्रो वर्जन जो है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश यानी कि लैंग्वेजेस की इंपॉर्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। पिछले 3-4 सालों में काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम रही है, यानी कि एक बार अलाइड हुआ है कंडक्ट, एक बार एंटी कंडक्ट हुआ है, लेकिन अगर आप लोग कोविड से पहले देखोगे तो अलाइड ऑलमोस्ट हर साल होता था और एंटी ऑल्टरनेट ईयर्स के ऊपर होता था, क्लियर। तो ये एक वन ऑफ द ऑप्शन हो सकता है। इस बार ऐसे लोग भी है ना, एक कैंडिडेट जो थे वो ऐसे भी सिलेक्ट हुए हैं जो पहले कांस्टेबल रहे, फिर अलाइड में आए, फिर उसके बाद जो है वो एचएएस में गए। तो आपकी जर्नी किसी भी तरह से हो सकती है, लेकिन आपको जो है वो सेकंड ऑप्शन के ऊपर तब जाना पड़ेगा अगर आपको एक ऑप्टिमम या एक आपके फेवर में जो है वो रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा है। दूसरी प्राइवेट सेक्टर अपॉर्चुनिटीज़, जैसे उदाहरण के तौर के ऊपर आप लोगों ने कोई टेक्निकल डिग्री की होगी, या आप लोगों ने जो वो अगर बीए किया होगा या बीएड किया होगा, तो आप लोग अपने साथ साथ जो आपने ग्रेजुएशन में किया हुआ है या पोस्ट ग्रेजुएशन में किया हुआ है, आपको उसके साथ साथ जो है वो आप प्राइवेट सेक्टर में अलग अलग ऑप्शन जो है वो एक्सप्लोर करना शुरू कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एनहांसमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन इज ग्रेजुएशन, तो मान लीजिए किसी ने बीए किया तो उसके बाद जो वो अपनी ग्रेजुएशन जो उसको जो है या अपनी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको एनहांस करने के ऊपर काम कर सकता है, कि अगर उसको लगता है कि ठीक है मैंने प्रिपरेशन भी करनी है तो फिर वो एकेडमिक्स में जा सकता है। हालांकि एकेडमिक्स में देखिए कंपटीशन हर जगह है, आप ऐसा ना, जैसे बहुत बार लोग बोलते हैं कि जी सर क्या करेंगे, पीएचडी करके क्या करेंगे, जीआरएफ भी मिल गया, वहाँ पे भी प्रोफेसर बनना भी तो बहुत मुश्किल है। यस डिफिकल्ट है, लेकिन ये भी मुश्किल है, बट एटलीस्ट जो है वो आप एक अपने करियर को पैरेलली ग्रो करना शुरू कर दोगे। चौथा जो आ जाएगा दैट इज स्किल डेवलपमेंट को फोकस। आजकल जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, एआई है, इसके भी अलग अलग तरह से जो है वो आपके कोर्सेज चल रहे हो, कंटेंट डेवलपमेंट है। तो आप लोग जो है अपने स्किल को भी पैरेलली जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव करना शुरू कर सकते हो। और स्किल डेवलपमेंट बहुत बार हो सकता है कि आपका जो प्रोफाइल है, यानी कि जो आपने ग्रेजुएशन में किया है उसके साथ अगर मैच करे तो आप लोगों के लिए बेटर है। तो ये जो है वो ध्यान रखना है कि एक टाइम के बाद आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा।
ये कोई डिमोटिवेटिंग नहीं है, दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस एग्जाम। एंड आप अगर इसको प्रैक्टिकली सोचोगे, देखिए जॉब के साथ पेपर क्लियर हो सकता है, टाइम ज़्यादा लग सकता है। कॉलेज ज़्यादा टाइम आपको इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में दे देता है तो थोड़ा सा कुशन रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी छोड़ दो। देखो छोड़नी कब है ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपने 5 साल करनी है, 10 साल करनी है, इसमें मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि एक टाइम के बाद हम लोगों को साथ में कुछ ना कुछ जो है वो करना शुरू करना पड़ेगा, ताकि जो प्रेशर, बहुत सारे लोग देखिए, अगर आपकी पृष्ठभूमि अच्छी है, आपको लग रहा है जी मैं ना बिजनेसेस चल रहे हैं, फैमिली में कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, फिर तो आप लोग जो मर्जी करते रहिए, क्लियर। फिर अगर है ना, फिर तो मतलब आई थिंक मैं क्यों सजेशन दूंगा आपको। लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा स्ट्रेस है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आ सकती हैं फ्यूचर में, तब आप लोगों को जो इस चीज़ के बारे में भी सोचना चाहिए। बट अगेन, आज अगर आप प्रिपरेशन की शुरुआत कर रहे हो, फर्स्ट ईयर ऑफ योर प्रिपरेशन में हो, तब आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, मैंने जो ये वीडियो था इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था, ताकि मैं आपको एक बिल्कुल हॉलिस्टिक व्यू पॉइंट बताऊं कि ओवरऑल जो है वो आप लोगों ने किन किन चीज़ों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना है। क्लियर। लास्ट पॉइंट है गेटिंग प्रॉपर एग्जाम एक्सपोजर। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि हम लोगों का ये फर्स्ट पॉइंट होता है कि कैसे एग्जाम की तैयारी करें, एनसीईआरटीज पढ़ें, सिलेबस पढ़ें, ऑप्शनल सब्जेक्ट को रिसर्च करना शुरू करें, उसके साथ साथ जो है वो डेली न्यूज़पेपर हैबिट को इनकलकेट करें, टॉपर स्ट्रैटेजी को एनालाइज करें, फॉलो ना करें, एनालाइज करें। हिमाचल जीके के ऊपर जो हम लोगों ने अपना फोकस रखना है, क्लियर। तो इसी पॉइंट पे मैं इस वीडियो को रोकूंगा, और जो हमारा दूसरा पार्ट रहेगा वहाँ पे हम लोग यहीं से ही चीज़ों को पिक करेंगे कि ये एग्ज़ाम में किस तरह से हमें चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या एग्ज़ाम का सिलेबस है, क्या क्या बुक लिस्ट ऑफ आप जो है वो फॉलो कर सकते हो। और देखिए इस सीरीज़ को बनाने का जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है, ताकि न्यूट्रल तरीके से वो लोग जो अपने आप प्रिपरेशन करना चाहते हो उनकी ज़्यादा मदद हो सके। क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो इसी के साथ यहीं से ही मैं अगला वीडियो शुरू करूँगा कि एग्जाम एक्सपोजर किस तरह से मिलता है, एनसीईआरटीज़ कैसे इंपॉर्टेंट है, पहली स्टेज पे हमें कैसे पढ़ना होता है उनको, दूसरी स्टेज में हमने कौन सी किताबें पढ़नी है, तीसरी स्टेज पे हमने क्या करना है, ऑप्शनल को हम लोगों ने किस तरह से पढ़ना है, न्यूज़पेपर रीडिंग हम लोग किस तरह से करें। क्लियर। बाकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी तो आप यूट्यूब पे देख लीजिए, है ना। और हिमाचल प्रदेश जीके जो है इसके ऊपर भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो ये हमारा पहला पार्ट था इस वीडियो का। तो अगर आपको कुछ और भी परेशानियों का अगर आप सामना करते हो, अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, तो आप नीचे जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, जो आप पूछना चाहते हो कि इस स्पेसिफिक सिचुएशन में क्या किया जाए। तो नेक्स्ट जो वीडियोस हमारे आएंगे कुछ कुछ दिनों के अंतराल के बाद आएंगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो कमेंट्स हैं उनको ज़रूर रिवर्ट करो वीडियो के ज़रिए। क्लियर। तो होपफुली आपके जो कमेंट हो वो अच्छे सवाल हो, पॉजिटिव सवाल हो, जो रियलिटी में सीरियस एस्पिरेंट्स के द्वारा जो है वो पूछे जाएँ। तो अगर आप सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हो देन आप मैसेज करिए। और इसी के साथ इस छोटे से सेशन, आई थिंक सेशन काफ़ी लंबा हो गया, सोचा था मैंने कि 15-20 मिनट का सेशन लूँगा, सेशन को मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जल्दी मिलेंगे।